Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Ahmed and welcome to Magics. Today we are going on a second topic and that is the drug distribution. हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन पढ़ा था और ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स का सेकंड फेज़ है। इसमें क्या होता है कि अब ड्रग जो है वो हमने एडमिनिस्टर कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर ओरल रूट की बात करते हैं, ओरली हमने एक ड्रग को एडमिनिस्टर किया, अब वो स्टमक में पहुंचा, स्टमक से उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई जो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। अब जब एब्जॉर्ब हो गया वो ब्लड वेसल्स में आ गया। अब ब्लड वेसल्स से अब ब्लड में आने के बाद अब वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ड्रग का क्या काम है, ड्रग ने अपना एक्शन परफॉर्म करना है और उसका जो भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और वो तभी पॉसिबल है कि जब वो ब्लड से ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जिस जगह पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहाँ पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द सेकंड फेज। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड टिश्यूज। अच्छा, यहाँ पर देखें वो यही कह रहे हैं कि प्रोसेस है कि जिसके अंदर ड्रग जो है वो रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, कि ब्लड स्ट्रीम को वो रिवर्सिबली लीव करता है। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है रिवर्सिबली क्यों लीव करता है। देखें, अब ड्रग हमने पढ़ा था कि वो लाइपोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। जो ड्रग होता है वो क्या होता है, लाइपोफिलिक होता है। और उसका लाइपोफिलिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा अगर लाइपोफिलिक नहीं होगा। तो लाइपोफिलिसिटी की वजह से क्या होगा कि जब उसकी कंसंट्रेशन पहले ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा थी, अब वो वहाँ से जब टिश्यूज़ में गया, अब टिश्यूज़ में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और ब्लड में कम हो गई, तो वो हो सकता है पॉसिबल है कि वो दोबारा टिश्यूज़ को लीव करके वापस ब्लड में आए। तो इसलिए जो है ना ड्रग वो रिवर्सिबली लीव करता है ब्लड स्ट्रीम को। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने की है एंड दैट इज फॉर आईवी रूट द डिस्ट्रीब्यूशन इज द फर्स्ट फेज, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन फेज एज अ ड्रग डायरेक्टली एंटर्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर आईवी इंजेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो आईवी रूट है, जो इंट्रावीनस रूट है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ही पहला फेज होता है। आपने पढ़ा था कि ओरल रूट हो या इंट्रामस्कुलर रूट हो या इंट्राडर्मल रूट हो, कोई भी रूट हो, उसमें क्या होता है कि पहले ड्रग जो है वो उस स्पेसिफिक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद फिर वो ब्लड वेसल्स में जाता है। और लेकिन आईवी रूट में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो ड्रग होता है उसको सर्कुलेशन के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बात सेंस बनती है कि नहीं बनती कि जो आईवी रूट है उसके अंदर पहला जो फेज़ होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, उसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसलिए उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बायो अवेलेबिलिटी कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो वो यही फैक्टर है। अच्छा, अब उसके बाद हम फैक्टर्स पे आ जाते हैं कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन को भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो बारी बारी वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इफेक्ट क्या है, फैक्टर जो है वो है ब्लड फ्लो। Organs with the higher blood flow receive drug more rapidly and in greater amount। ऑब्वियस सी बात है और सर्टन सी बात है कि जो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल ब्रेन, लिवर, किडनी एंड हार्ट, तो ये ऑर्गन्स ब्लड फ्लो जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा रिसीव करते हैं, इसलिए यहाँ पर ड्रग भी जल्दी पहुँचेगा। और जो मसल्स हैं और जो फैट है उसके अंदर ड्रग देर से पहुंचेगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज़ द कैपिलरी परमेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू क्रॉस कैपिलरी वॉल्स एंड डिटरमाइन द टिश्यू पेनिट्रेशन। ठीक है कि ड्रग्स की एबिलिटी कि वो कैपिलरी वॉल्स को क्रॉस करके और जो है ना टिश्यू के अंदर आए, तो ये चीज़ भी एक फैक्टर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। आपने पढ़ा होगा हमारे पास कि जो कैपिलरीज होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज, ठीक है, कुछ होती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, कुछ होती हैं साइनोसॉइडल कैपिलरीज। ये कैपिलरीज आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ी होगी। जो कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज होती हैं उनकी जो एंडोथेलियल लेयर होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है, उसके अंदर कोई फेनेस्ट्रेशन, उसमें कोई सुराख वगैरह नहीं होते, वो कॉन्टीन्यूस होती है, उसके अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं। जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर स्मॉल गैप्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गैप्स होते हैं, उसके थ्रू जो है ना वो जो जितना भी मटीरियल्स हैं, सब्सटेंस हैं, वो मूव करते रहते हैं।
और जो साइनोसाइडल कैपिलरीज होती हैं जो कि मोस्टली लिवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसमें लार्ज जो है ना वो गैप्स होते हैं, बड़े बड़े क्लेफ्ट्स होते हैं, और इसके थ्रू जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं वो भी इसके थ्रू मूव करते हैं, जो एल्बुमिन और जितने भी ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो भी इसके थ्रू मूव करते हैं, और ये मोस्टली लिवर और स्प्लीन में प्रेजेंट होती हैं। तो इन कैपिलरी परमेबिलिटीज़ की डिफरेंसेस की वजह से जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इफेक्ट होती है। जिन ऑर्गन्स में कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये देखें आप, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये ब्लड वेसल के, इनके अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन जो ग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स के जो एंड फुट्स हैं, इसने इसको कवर किया हुआ है। अगर आपने ब्लड ब्रेन बैरियर के पार्ट्स पढ़े हो तो उसके अंदर जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उनके एंड फुट्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को कवर करते हैं। मोस्टली 80 to 90% ये कवर करते हैं जो ब्लड वेसल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो यहाँ पर ये देखें, ये ब्लड वेसल की जो है ना ये थिकनिंग है, ये अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये इसकी एंडोथेलियल सेल्स हैं, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में टाइट जंक्शंस हैं, ठीक है। ये टाइट जंक्शन स्ट्रिक्टली इनहिबिट करते हैं किसी भी पार्टिकल को मूव करने में, ठीक है। तो इसलिए जो भी पार्टिकल मूव करेगा वो अक्रॉस दी एंडोथेलियल सेल्स डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा, लाइपोफिलिक इन नेचर होना चाहिए और डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा। तो इसलिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ना वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक मेजर फैक्टर है। अच्छा, जो थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड फैक्टर है, एंड दैट इज द बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यूज। ओनली द फ्री और अनबाउंड ड्रग इज अवेलेबल फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्शन। इसका क्या मतलब है? देखें, हमने ब्लड पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर ये ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ब्लड के अंदर आपने प्लाज्मा भी होता है और उसके अंदर ब्लड के प्रोटीन्स भी होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं। उन प्रोटीन्स में एक मेजर प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। ये एल्बुमिन क्या करता है? इसके अंदर कैपेसिटी होती है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये ड्रग को अपने साथ बाइंड करके रखता है। और ये क्यों ज़रूरी है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारे पास बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होती। ड्रग को एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर जो है वो ब्लड में होती है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के जब ड्रग ब्लड के अंदर आता है तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्बुमिन, तो ये ड्रग को अपने साथ बाउंड कर लेता है। तो जो ड्रग एल्बुमिन के साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनके साथ बाउंड हो जाते हैं तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करते। आपने पढ़ा है कि देखें, ड्रग एक्शन तब परफॉर्म करेगा जब अपने टारगेट टिश्यूज़ के अंदर जाएगा। तो जो ड्रग ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होकर रह जाए तो वो अपने एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए जो बाइंडिंग ऑफ द ड्रग प्लाज्मा बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यूज़, ये इसलिए मेजर फैक्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें उसको ज़्यादा करने में या कम करने में, कि अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जितना ज़्यादा ड्रग बाउंड होगा, जिस ड्रग की सलाहियत जितनी ज़्यादा होगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करने की, उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही कम होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी उसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगा, और जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी। तो ये एक मेजर फैक्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज़ द लाइपोफिलिसिटी। जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि ड्रग अगर लाइपोफिलिक इन नेचर होगा तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली एंड डिस्ट्रीब्यूट वाइडली इन द टिश्यू। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपोफोल एन एनेस्थेटिक ड्रग इज़ हाईली लाइपोफिलिक एंड रैपिडली इंटर्स द ब्रेन। ठीक है, प्रोपोफोल एक एनेस्थीसिया है जो कि हाईली लिपोफिलिक इन नेचर है और वो रैपिडली जो है ना वो ब्रेन की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, आप लिपिनकॉर्ड में एक पढ़ेंगे फिनोमेना जिसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखें, प्रोपोफोल अगर हमने फॉर एग्जांपल इंजेक्ट किया है ब्लड के अंदर, ठीक है, अगर हमने प्रोपोफोल को इंजेक्ट किया है, प्रोपोफोल आईवी, ओके, ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया है। अब ये जब ब्लड के अंदर आ गया तो इसने अब जाना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है।
अब क्योंकि लाइपोफिलिक इन नेचर है, तो आपने पढ़ा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर ओनली लाइपोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जा सकते हैं। तो ये प्रोपोफोल रेडीली जो है ना वो ब्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेडीली, इंस्टेंट, ठीक है, चंद ही मिनट्स के अंदर, चंद ही सेकंड्स। अगर उसमें देखा जाए तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो देखते हैं ना, काउंट करते हैं, तो प्रोपोफोल जो है ना हाईली लेपोफिलिक है, तो ये फ़ौरन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन एक फिनोमेना है जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ये है कि हाईली लेपोफिलिक इन नेचर होने की वजह से ये रेडीली जब ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो इसकी पहले कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा थी, कंसनट्रेशन इसकी यहाँ पर 100% थी, और फ़ौरन ही जो है ना ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर ब्रेन में चला गया। अब ब्रेन में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, जबकि ब्लड में इसकी जो है ना वो कंसनट्रेशन कम हो गई। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जब यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो क्योंकि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपको पता है कि पैसिव डिफ्यूजन की वजह से, जो कि मोस्ट ड्रग फॉलो करते हैं और प्रोपोफोल भी वही फॉलो करता है, तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो दोबारा ब्लड में आ जाएगा, और यहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन कम होगी, तो वो जो बंदा है वो दोबारा से अवेक हो जाएगा। तो ये प्रोपोफोल की एक प्रॉपर्टी है। तो ये लिपिनकॉर्ड में आपने होगा देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ जो टॉपिक, जो फिफ्थ फैक्टर है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं आपको भी समझाता हूँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है the theoretical or the apparent volume of a drug that indicates the extent to which a drug distributes in the body tissues relative to plasma। देखें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो वॉल्यूम है जो कि थ्योरेटिकल है, अपेरेंट है, जो एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ हम थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली हम उसको लिखते हैं, और उसको हम फार्मूलाज जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये हमें किसी भी ड्रग की बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंट को बताता है कि कितना ड्रग जो है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो ड्रग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इज़ अ थ्योरेटिकल वॉल्यूम दैट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इन दी बॉडी टिश्यूज रिलेटिव टू प्लाज्मा। ठीक है, जिस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसकी जो है ना वो जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। समझ आ रही है आपको कि नहीं? यहाँ पर आप देखें, प्लाज्मा अब हमने पढ़ा है कि हमारे बॉडी के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं ना। एक होता है प्लाज्मा कंपार्टमेंट, एक होता है सेलुलर कंपार्टमेंट, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो प्लाज्मा कंपार्टमेंट होता है वो कितना होता है? 4 लीटर होता है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं और जो है प्लाज्मा भी होता है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल से बाहर और सेल्स के बाहर जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के बाहर होता है और ब्लड वेसल्स के भी बाहर होता है, जो कि सेल्स के बीच में टिश्यू के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो वो टोटल कितना होता है? वो होता है 14 लीटर। और टोटल बॉडी वाटर, जो हमारी बॉडी का टोटल बॉडी है वो वाटर है, वो कितना क्या होता है? अगर 70 kg मैन के अंदर देखा जाए तो जो कि 60% बनता है, तो वो कितना है? 42 लीटर वाटर बनता है। तो अगर जो ड्रग सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में कन्फाइंड होगा, देखें हमने ड्रग को जिस भी रूट्स के थ्रू दें, आखिर उसने आना तो ब्लड में ही है। अब ड्रग जब ब्लड में आ गया, अगर वो ब्लड के अंदर कन्फाइंड हो जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसी के अंदर रहेगी। ओके, तो जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 लीटर 3 लीटर इतना ही रहेगा, कम रहेगा, तो इसका मतलब ये कि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है और वो इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, अब वो ब्लड वेसल से प्लाज्मा से मूव करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया, अब वो 14 लीटर वाले कंपार्टमेंट में आ गया, तो ऑब्वियसली उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर वो टोटल बॉडी वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो कि 42 लीटर है, दैट बिकम्स 60% ऑफ दी वेट ऑफ अ 70 kg मैन। तो ये अगर 42 लीटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो उसकी हम ये उससे ये अंदाज़ा लगाएंगे, उससे ये एस्टिमेट लगाएंगे कि ये ड्रग हाईली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल डाइजॉक्सिन है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर आपको मैं फार्मूला दिखा दूँ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी इन ग्राम इन मिलीग्राम्स डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वो होती है कि हम किसी भी टाइम पर चेक करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर ड्रग कंसंट्रेशन कितनी है, और उसके मुताबिक फिर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग पता हो कि ड्रग कितना है हमारी बॉडी में। तो फॉर एग्जांपल एक डाइजॉक्सिन है, यहाँ पर क्या है कि अमाउंट ऑफ द ड्रग इन बॉडी इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। हमने एक ड्रग 100 मिलीग्राम जो है वो एडमिनिस्टर किया है बॉडी के अंदर, उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 मिलीग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 100 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 500 लीटर। तो ये कितना है 500 लीटर है, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, अब हमारी बॉडी के अंदर तो 500 लीटर वाटर होता ही नहीं है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपेरेंट वॉल्यूम है जो कि शो करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने एक्सटेंट तक जो है ना वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हाईली जो इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा कितनी ज़्यादा है, तो ये हाईली डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग जो है ये डाइजॉक्सिन है। सेकंड हमारे पास है हेपारिन। इसकी अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी हमने सेम रखी है 100 मिलीग्राम, और इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है वो 25 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अगर हम 100 मिलीग्राम को डिवाइड बाय 25 करें तो ये बनता है 4 लीटर। तो 4 लीटर का मतलब ये है कि इट इज़ ओनली कन्फाइंड टू प्लाज्मा कंपार्टमेंट, तो उस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। और हेपारिन का आपको मतलब पता भी होगा, हेपारिन हमारे पास क्या है, इट एज एन एंटी कोगुलेंट। ये एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है जो कि ब्लड को एंटी कोगुलेशन उसको कोगुलेशन से बचाता है। तो इसका ब्लड में होना ही इसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका काम ही है कि इसने ब्लड को कोगुलेशन से बचाना है। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 लीटर है। तो इसी तरह हर ड्रग का हमें पहले से हम फार्मेसीज़ के अंदर और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको हर ड्रग का जो है वो पता होता है कि किस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। तो जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली में उसकी डोज कम रिक्वायर्ड होगी, और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी उसकी हमें ऑब्वियसली डोज ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अनलेस अगर हम हेपारिन और या वारफरीन ले रहे हैं जो कि एंटी कोगुलेशन उनका इफेक्ट है और वो ब्लड में ही रहना उनका काम है, तो इसलिए हम तो इसको उसी के मुताबिक लेंगे। तो ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये लेक्चर तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।